हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ड्रीम 11 की। तो ड्रीम 11 वाले स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने सेबी से लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। मतलब जीरोधा, एंजल वन, ग्रो इनके कंपटीशन में निकल के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्रीम 11 का नाम भी है। अगर देखा जाए ड्रीम 11 की जो कोर ऑडियंस है वो सट्टे वाली है, मैं ये कहूंगा, जिनको ओवरनाइट रिच टाइप्स होना है। और अब अगर ड्रीम 11 जैसी कंपनी ट्रेडिंग के अंदर आती है तो वो वाली ऑडियंस यहाँ पर भी कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर ट्रेडिंग का थोड़ा ज्यादा शोर पता है क्यों मच रहा है? क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गई है ना, तो जिन लोगों को सट्टा खेलने की आदत थी वो यहाँ पर आ रहे हैं। पर्सनली हमारा साहिल खन्ना जो फाइनेंस चैनल है, वहाँ पर हम ट्रेडिंग की एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, हम करके देख रहे हैं। मेरा कैपिटल बहुत बढ़िया हो गया, मतलब एक्स टाइप्स हो गया है। जितना मैंने लगाया था उसका मल्टीपल हो चुका है। बट मैं कभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि भाई आई एम नॉट अ ट्रेडर। मैं तो बस एक पैटर्न देख रहा हूँ जो मुझे समझा, मैं उसके हिसाब से खेल रहा हूँ। हो सकता है कल को मेरे पैसे बर्बाद भी हो जाए, बट कहीं ना कहीं जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ ना, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को ऐसे सट्टा ही देख रहे हैं। भाई दो कैंडल स्टिक ऊपर जाए ना तो भाई मार्केट ऊपर जाएगी, आप ना ऊपर की तरफ बुक कर दो। दो लाल आ जाए ना तो नीचे की तरफ जाएगी। अरे भाई फूड व्लॉगर्स वीडियो डाल रहे हैं, बाकी लोग डाल रहे हैं, जो कि गलत बात है मेरे हिसाब से, और ये ट्रेंड बढ़ेगा। ड्रीम 11 अब इसके अंदर घुस रहा है। बाकी ड्रीम 11 वालों ने 11 नई कंट्रीज में अपने आप को एक्सपैंड करने का प्लान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। जब से ऑनलाइन गेमिंग बैन हुई इंडिया के अंदर तो इनका रेवेन्यू 95% नीचे आ गया। बस 5% इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली फ्री खेल दिया कि भाई आओ मजे से फ्री में खेलो। बस एड्स आती थी जहां पर स्विगी, टाटा न्यू जैसे प्लेयर्स दिखाई दे रहे थे, बस वहीं से जो रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा था। अब इनको समझ में आया है अपने ब्रांड नेम को किस तरीके से बेटर तरीके से इनकैश किया जाए, जो कि सही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है, जो सेबी है, वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लेके आ रहे हैं ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आएगा या नहीं मेरे को नहीं पता भाई। बाकी अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग तो साहिल खन्ना फाइनेंस देखो। और करना मत, मतलब मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसा सट्टा वट्टा की तरह मत करना। पहले पढ़ो समझो, उसके बाद में सोचना करना है नहीं करना। मैंने तो मात्र 2100 रुपये डाले थे जब मैंने ये वीडियो शूट करनी शुरू करी थी, मतलब महीना हो गया, मेरे को ज़्यादा ही हो गया। एक्स टाइप्स हो गया है कैपिटल ना। बाकी एक बहुत जबरदस्त खबर है, रशिया का पैसेंजर प्लेन अब इंडिया में बनने वाला है भाई। एचएएल ने साइन किया है एमओयू रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ में SJ100 बनाने का। SJ100 की ऑलरेडी 200 से ज्यादा यूनिट बन चुकी है, जिसको 16 कमर्शियल ग्लोबल एयरलाइंस यूज भी कर रही है। तो जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन है उसके अंतर्गत ये बहुत बढ़िया रहेगा। हमने कुछ न्यूज पहले ही बात करी थी कि अभी जैसे यूएस अलग सा डोमिनेशन दिखा रहा है, सारे प्लेन्स यूएस से ही आते हैं। अब अगर यूएस कह दे कि भाई हमने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया है, हमारे फ्लाइट्स नहीं उड़ पाएगी, मेंटेनेंस कैसी होगी प्लेन्स की? आपको मेंटेनेंस का इंडिया का स्टाफ है, पर अगर कोई पार्ट खराब हो गया, छोटा सा नट खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, वो कैसे आएगा? जिसके चक्कर में पूरा एयरलाइन सेक्टर का बैंड बच सकता है। कहीं ना कहीं अब इंडिया के अंदर अगर एयरप्लेन मैन्युफैक्चर होगा तो इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आएगी। और रशिया के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो कि अगेन बढ़िया चीज है। इसके अलावा इंडिया वाले रशिया से स्टील मंगा रहे हैं। ऑयल ठीक है भाई, कलेश चल रहा है ऑयल के ऊपर, पर स्टील तो मंगा सकते हैं। तो इंडिया टॉप स्टील इंपोर्टर बन गया है रशिया का। फर्स्ट हाफ के अंदर 107% राइज दिखाई दिया है स्टील इंपोर्ट का, $209 मिलियन के ऊपर पहुंच गया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर हम चाइनीज स्टील की बात करके चले, उससे 20% सस्ता है रशियन स्टील। और चाइनीज स्टील ने पहले ही मार्केट खराब कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे हिट आता हुआ दिखाई देगा इसकी वजह से। बट एक साइड एडवांटेज भी देखने को मिलेगी, वो क्या है कि भाई अभी के टाइम पे जो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन होता है उसके पीछे कोल पावर का यूज होता है, तो कोल एनर्जी का यूज नहीं होगा। तो एक बढ़िया चीज है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा इंडियन कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने $5.7 बिलियन यूरोपियन एक्विजिशंस के अंदर 2025 के अंदर डाले हैं। अभी तक 2020 से हाईएस्ट नंबर है। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज यूरोप में एक्सपेंशन का सोच रही है, शायद अच्छी वैल्यूएशन पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया है, जहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट्स हो गए ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर देखे जाएंगे।
कहा जा रहा है 5100 से ज्यादा नौकरियां यहाँ पर जनरेट होगी और 36,559 करोड़ के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो गए। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो विजन चल रही है वो बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। बाकी पेटीएम ने अब कहा है कि भाई अगर आपके पास इंडियन नंबर नहीं है, आप बाहर कहीं रहते हो और इंडिया के अंदर पैसा भेजना चाहते हो यूजिंग यूपीआई, इट्स पॉसिबल नाउ। मतलब अगर कोई एनआरआई है, वो इंडिया में पैसा भेजना चाहता है तो वो भेज पाएगा विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट सपोर्ट करे जा रहे हैं, आपको इंडियन सिम की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, फ्रांस या फिर मलेशिया के अंदर रहते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है, फॉरेक्स ट्रांसफर हो पाएगा। क्या हम यूपीआई से डॉलर वॉलर भेज पाएंगे? क्या वो ट्रांसफर, करेंसी ट्रांसफर सब कुछ देख लेगा पेटीएम? लेट्स सी। बाकी पीबी फिनटेक की बात करके चले, जो कि पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी है। 1000 करोड़ का हिट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 27 में। उनको ये जीएसटी कट देखने को मिले हैं। पॉलिसी बाजार का 75% जो रेवेन्यू है पिछले कुछ ईयरों में, वो इंश्योरेंस कमीशन से ही आता है, जिसमें से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस 68% के आसपास आता है। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी 0% कर दिया लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, जिसकी वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज थी उनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर आया। क्योंकि अब देखो, आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, बट अगर आप हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो वो जो जीएसटी एक्स्ट्रा लग रहा है उसको कौन भरेगा? पहले तो क्या होता था, आपने कस्टमर से लिया, उनको दिया, उसमें से माइनस हो जाता था, आपको जीएसटी इनपुट मिल जाता था। बट यहां पर जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। तो वो जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर होगा? वो कहा जा रहा है कस्टमर्स के ऊपर ट्रांसफर होगा, जहां पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि भाई कस्टमर पे इतना नहीं कर सकते आप। तो कहां पर ट्रांसफर होगा? जो एजेंट्स है उनके ऊपर। तो पॉलिसी बाजार के ऊपर हिट देखने को मिलेगा। बाकी अब इस चार्ट के अंदर देखो, आपको समझ में आएगा कि सीन क्या चल रहा है। तो इनका रेवेन्यू मिक्स है, 2% टर्म प्लान से आता है, 32% लाइफ से, 34% हेल्थ से और 32% जर्नल से। तो अगर ये 100% जीएसटी एब्जॉर्ब करते हैं तो तकरीबन 1759 करोड़ का इनको लॉस देखना पड़ेगा। अगर 50% भी एब्जॉर्ब करते हैं तो 942 करोड़ के आसपास इंपैक्ट पड़ेगा भाई। इसके अलावा स्नैपडील की बात करके चले, जो कि होम सर्विस स्टार्टअप है, उन्होंने 265.4 करोड़ रुपीस रेस करे हैं। अब इनकी वैल्यूएशन डबल हो गई है, 172 मिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गए हैं। ये 10 मिनट में आपको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर बर्तन धुलवाने हैं, कपड़े धुलवाने हैं, कुछ काम वाम करवाना है, वो आपको एक झटके में बंदे भिजवा देते हैं। अभी के टाइम पे अर्बन कंपनी की बात करके चले तो 65% वो मार्केट शेयर ओन करते हैं, जो होम सर्विस वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर, जहाँ पे 4.5 से 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन ये करते हैं। 7,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स है इनके पास में, और मंथ ऑन मंथ 100 से 150% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी स्नैपडील भी कोई बहुत पीछे नहीं है, रजिस्टर्ड वर्कर्स 4,000 पे पहुंच गए हैं, 2 से 2.5 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 100% ग्रोथ इनकी भी दिखाई दे रही है। प्रोंटो भी देखा जाए तो प्रोंटो भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 मिनट वाली होम सर्विस है ना, एक्सपैंड तो कर रही है भाई इंडस्ट्री, और यूजफुल भी लग रही है। खासकर अभी जो त्योहार थे, दिवाली का था या कुछ भी था, इसके अंदर घर की सफाई करवाना, कुछ करवाना, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया है, तभी ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि ये वाले मंथ को छोड़ के अगले मंथ का अगर देखें तब पता लगेगा कहानी क्या है। इस टाइम पे तो नंबर्स थोड़े से ऊपर ही आने चाहिए। बाकी इंडियन ऑयल के Q2 के प्रॉफिट की बात करके चले तो 4700% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 7,817.55 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जहां पर 4% जुलाई से सितंबर महीने के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। तो बहुत ही तेजी से इनका मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या इथेनॉल ब्रांडिंग का फायदा हो रहा है इनको? बाकी अमेजोन की बात करके चले तो 30,000 कॉर्पोरेट जॉब्स खत्म करने वाले हैं भाई, वो अपने ह्यूमन रिसोर्स से, ऑपरेशन से, AWS की टीम से और डिवाइस वाली टीम से लोगों को निकाला जा रहा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेजोन अब देखो ये छटनी करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर कोई कंपनी इंटरनली बढ़िया काम करती है तो अमेजोन ही है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने डिलीवरी वालों को चश्मे दे दिए कि भाई आप स्मार्ट ग्लासेस पहनो, अगर आपको डिलीवरी करनी है तो हम आपको रास्ता बता देंगे। रास्ते के अंदर आपको अगर QR कोड स्कैन करना, डिटेक्टिव्स की तरह देखना है, वो सारा स्कैन का काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांस तो पहले से ही करते हैं। इनकी जो वेयर हाउसेज है उसमें पहले से ही रोबोट्स चल रहे हैं। तो अब इनको टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है, जहाँ से लोगों को निकाला जा सकता है तो निकाल देंगे।
हाँ, ये कहेंगे कि भाई हमने लोगों को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस किया है। एक्चुअली हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बाकी इंडिया से भी 1000 एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है और जिनको लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा, देखो अमेज़न इंडिया को लेके स्पेसिफिकली बुलिश है। 2000 करोड़ रुपए वो 2025 के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि लॉजिस्टिक, फुलफिलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इम्प्रूव कर सके। तो अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हायरिंग तो होनी चाहिए थी, बट हायरिंग नहीं हो रही है, फायरिंग हो रही है। इसके अलावा पैरामाउंट की बात करके चले तो वो 1000 एम्प्लॉइज़ को निकाल सकते हैं भाई। कहा जा रहा है आज ही से छटनी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब हमको कल परसों में नंबर्स देखने को मिलेंगे। लीडरशिप का कहना है $2 बिलियन का वो रेवेन्यू बचाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली लोगों को निकालना चाहते हैं ताकि खर्चे कम हो जाए। इसके अलावा एलन मस्क भी टेस्ला छोड़ सकते हैं अगर बोर्ड ने जो उनका $1 ट्रिलियन का पैकेज है उसको रिजेक्ट कर दिया तो। और कहीं न कहीं मैं पहले भी बोलता था, मैं अभी भी बोलता हूँ कि एलन मस्क की वजह से टेस्ला की वैल्यूएशन टिकी हुई है। एलन मस्क जाएँगे तो टेस्ला की वैल्यूएशन भी क्रैश करती हुई दिखाई देगी, आप देख लेना। मैंने 2019 की वीडियो में भी बोला था, मुझे एलन मस्क हमेशा से ओवरहाइप्ड लगे हैं। मुझे आज भी लगते हैं, देखो सिंपल सी बात, मेरे को टेस्ला हमेशा से ओवरहाइप्ड प्रोडक्ट लगा है। मैंने स्टार्टअप बबल 1.0 वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एलन मस्क के बारे में बात करी थी। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है उसके पीछे पीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी मार्केट फ्लैट दिखाई दी है, आप कह सकते हो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। एक तो सबसे पहले मंथली एक्सपायरी थी, इस चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट दूसरी साइड पे भी प्रेशर था, जहाँ पर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लग रहा है कि उसकी वजह से कुछ हो सकता है। यूएस फेड रेट कम हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मार्केट फ्लैटर रही, बाकी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो सकती थी। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।